गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक अनाउंसमेंट है। अनाउंसमेंट ये है कि आप लोगों का ऑनलाइन टेस्ट होने वाला है। जो भी आप लोगों का ऑनलाइन क्लास चल रहा है, इसके लिए एक टेस्ट अरेंज किया गया है जो कि आप लोगों को ऑनलाइन देना है। और उस टेस्ट को अटेम्प्ट करने के लिए आपको एक ऑनलाइन पोर्टल दिया गया है। उस ऑनलाइन पोर्टल पे आपको रजिस्टर करना है। बिना रजिस्टर किए आप ऑनलाइन टेस्ट नहीं दे सकते। तो इस चीज़ को बिल्कुल बांध लो, और आज ही हो सके तो, अगर अभी तक आपने नहीं किया है, आपको पहले भी इन्फॉर्मेशन इस पे दिया गया है, एक वीडियो भेजा गया था। तो अभी तक अगर आपने नहीं रजिस्टर किया अपने आप को, तो अभी भी आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी रजिस्टर कर लो, ताकि जिस दिन आप लोग का टेस्ट हो, आप फिर उस दिन जो है जल्दबाजी में ना रहो। बस आपको लॉगिन करना पड़े और आपको जो है टेस्ट स्टार्ट करना पड़े। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन था। बाकी आज हम जो नया चैप्टर पढ़ेंगे, सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, और चैप्टर का नाम है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड एंड फो। फ्रेंड मतलब दोस्त, एंड फो मतलब एक तरीके से दुश्मन। ठीक है, तो फ्रेंड एंड फो, इस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम देख नहीं सकते हैं नंगी आंखों से, इतने छोटे होते हैं वो। ठीक है, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में कह रहा है द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स आर सो स्मॉल इन साइज दैट दे कैन नॉट बी सीन विद द unaided eye. Some of these, such as the fungus that grows on bread, can be seen with a magnifying glass. Others cannot be seen without the help of a microscope. That is why these are called microorganisms or microbes. Microorganisms are classified into four major groups. These groups are bacteria, fungi, protozoa, and some algae. तो इसमें ये बोल रहा है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं, ठीक है, ऐसे लिविंग क्रिएचर्स को बोलते हैं जो इतने छोटे होते हैं कि बिना हम अपनी आँखों के ऊपर कोई इक्विपमेंट, कोई इंस्ट्रूमेंट अपनी आँखों के सामने लगाए बिना हम उनको नहीं देख सकते। और सबसे इजीली जो दिख जाता है वो क्या है? फंगस। फंगस किस पे दिखता है? ब्रेड के ऊपर जो फफूंद लग जाता है, ब्रेड को अगर छोड़ दो कुछ दिन के लिए, तो ब्रेड जो है ख़राब होने लगता है। तो वो जो चीज़, जिस चीज़ की वजह से वो ख़राब होता है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, और उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या नाम है? फंगस। तो अगर मैग्नीफाइंग ग्लास आपके घर पे हो, वो हैंड ग्लास भी उनको बोलते हैं। तो अगर मैग्नीफाइंग ग्लास अगर आपको हो आपके पास, तो आप देख सकते हो उसको, तो थोड़ा बहुत आपको क्लियरली दिखेगा। लेकिन इसके अलावा बाकी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो आसानी से नहीं दिखते। उनके लिए जो है हैंड लेंस की ज़रूरत, हैंड लेंस से भी उसका काम नहीं चलेगा। उसके लिए आपको माइक्रोस्कोप का यूज़ करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इनको चार ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है: बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड सम एल्गी। तो इनके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं। उसके लिए एक्टिविटी इसके बाद पहले करेंगे। एक्टिविटी फर्स्ट में लिखा हुआ है, और देखो, एक्टिविटी के बारे में पहले आपको बता दे रहा हूँ। एक्टिविटी जो भी लिखा हुआ है, इसमें कई सारे एक्टिविटीज़ ऐसे भी हैं जो लैब में किया जाना चाहिए और जो पॉसिबल नहीं है ऐसे डेली लाइफ में। तो उन एक्टिविटीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे और उससे कंक्लूज़न निकालेंगे कि अगर इस तरह का एक्टिविटी हमें करना होता तो उससे हमें ऑब्जर्वेशन क्या मिलता। तो हम एक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसका जो है ऑब्जर्वेशन मिलेगा वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला एक एक्टिविटी में कह रहा है कि कलेक्ट सम मॉइस्ट सॉइल फ्रॉम द फील्ड इन अ बीकर एंड ऐड वाटर टू इट। तो थोड़ा सा गीली मिट्टी कहीं फील्ड से लेना है और उसको बीकर में रखना है। बीकर एक बर्तन होता है जो आपको लैब में मिलता है। वो कांच का बर्तन होता है, इससे ऐसे ही शेप का होता है जैसे आपके वो होता है सॉस पैन जैसे होता है, वैसे ही टाइप का बीकर होता है। ठीक है, और उसमें पानी मिलाना है। सॉस पैन मतलब पतीला होता है। ठीक है, एंड ऐड वाटर टू इट, उसमें पानी मिलाना है। आफ्टर सॉइल पार्टिकल्स हैव सेटल्ड, ऑब्जर्व अ ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम द बीकर अंडर अ माइक्रोस्कोप, व्हाट डू यू सी। तो अगर उसके बाद कह रहा है कि जब वो पानी वानी मिला देंगे, उसके बाद जो है सॉइल को सेटल होने देंगे। उसके बाद जो पानी ऊपर ऊपर वाला जो पानी होगा, उसका एक ड्रॉप उठाएंगे और उसको जो है माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये तो पहली एक्टिविटी हो गई। सेकेंड एक्टिविटी में कह रहा है टेक अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर फ्रॉम ए पॉन्ड,
स्प्रेड ऑन अ ग्लास स्लाइड एंड ऑब्जर्व थ्रू अ माइक्रोस्कोप। अब देखो ग्लास स्लाइड क्या होता है, एक ऐसे स्लाइड होगा, मतलब एक ग्लास का, कांच का इतना लंबा सा टुकड़ा होता है, ठीक है। उस लंबे से टुकड़े पे आप कहीं पे भी कुछ भी रख सकते हो। तो मान लो उस टुकड़े पे यहाँ बीच में आपने पानी का ड्रॉप डाल दिया, और इस स्लाइड को जो है माइक्रोस्कोप के नीचे रखने की जगह होती है। तो माइक्रोस्कोप के नीचे स्लाइड कर देते हैं नीचे, फिर उसका माइक्रोस्कोप के थ्रू इसके ऊपर, स्लाइड के ऊपर जो भी हमने चीज़ें रखी हुई हैं उसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो वही कह रहा है कि पहले केस में तो ये था कि पहले पानी मिला दिया था किसी मॉइस्ट सॉइल में, फिर उस पानी को ऑब्जर्व करते हैं। और इस केस में क्या कर रहा है कि पॉन्ड से डायरेक्टली पानी निकाल रहा है और उसको ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहा है। डू यू फाइंड टाइनी ऑर्गेनिजम्स मूविंग अराउंड? क्या आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दिखेंगे मूव करते हुए? तो इसका जो ऑब्जर्वेशन है वो अगले स्लाइड में दिया हुआ है। वो ऑब्जर्वेशन ये कह रहा है, दोज स्मॉल थिंग्स यू ऑब्जर्व थ्रू द माइक्रोस्कोप आर कॉल्ड अ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है कि वो जो आपने स्लाइड्स के थ्रू देखने की कोशिश करी, वो छोटे से जो कांच के टुकड़े होते हैं उनको स्लाइड्स बोलते हैं। उस पे जो भी चीज़ें मूव कर रही थी, वही जो मूव करने वाली चीज़ें थी वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, और उनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। क्योंकि माइक्रो मतलब बहुत ही छोटे, तो माइक्रो की वर्ड है, ठीक है। अगर कहीं पे भी माइक्रो लिखा हुआ है तो वहाँ पे बहुत ही छोटे चीज़ों के बारे में बात कर रहा है। यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात कर रहा है तो बहुत ही छोटे ऑर्गेनिजम्स। और ऐसे माइक्रोवेव अवन, माइक्रोवेव मतलब ऐसे वेव्स जिनकी साइज़ बहुत ही ज़्यादा छोटी है, ठीक है। तो माइक्रो जहाँ पे भी होगा वहाँ पे आप समझ सकते हो, माइक्रो मतलब बहुत ही ज़्यादा छोटा। माइक्रो हुआ, मिनी हुआ, नैनो हुआ, ये सारे टर्म्स जो हैं वो बहुत ही छोटी चीज़ों के लिए ही यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। सम ऑफ द पिक्टोरियल एग्जाम्पल्स आर गिवन इन द नेक्स्ट सेक्शन। तो कुछ पिक्टोरियल एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, आगे देख सकते हो आप। दीज आर टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के टाइप्स में पहला दिखाया है स्पाइरल बैक्टीरिया, और दूसरा रॉड शेप्ड बैक्टीरिया। नाम से ही पता है, स्पाइरल मतलब स्पाइरल शेप्ड में होगा, थोड़ा सा ऐसे कर्व्ड शेप में होगा। और रॉड शेप्ड मतलब ऐसे लंबे लंबे रॉड के साइज, रॉड के जैसे दिख रहे होंगे, इसलिए इनको रॉड शेप्ड बैक्टीरिया बोला जा रहा है। अगली स्लाइड में दिखा रहा है दीज आर टाइप्स ऑफ एल्गी। एल्गी में ये दोनों टाइप्स दिए हुए हैं, ठीक है। स्पाइरोगैरा एंड क्लेमिडोमोनस, ठीक है। स्पाइरोगैरा ये बहुत ही ज़्यादा फेमस एग्जांपल है। अगली स्लाइड में दिखा रहा है दीज आर टाइप्स ऑफ पैरामीशियम। पैरामीशियम में एक अमीबा है और एक पैरामीशियम है। आगे दिखा रहा है दीज आर टाइप्स ऑफ फंगी। फंगी में ब्रेड मोल्ड्स जो ब्रेड के ऊपर दिखते हैं, पेनिसिलियम एंड एस्पेरगिलस, ये सारे आपको बुक में भी दिख जाएंगे। लेकिन बार बार दोबारा से मैं आपको रिमाइंड करा दे रहा हूँ कि आप हमेशा ही बुक का रेफरेंस लेंगे। जो भी मैं स्लाइड्स में पढ़ा रहा हूँ ये इसमें थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा भी हो सकता है या फिर थोड़ा बहुत कम हो सकता है, लेकिन जो बुक है स्टैंडर्ड जो एनसीईआरटी है उसी को हम फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। इसके बाद आगे देख लेते हैं दीज आर टाइप्स ऑफ वायरस। अब देखो वायरस को तो हमने कहीं कैटेगराइज ही नहीं किया, है ना। वायरस को जो है हमने 4 टाइप्स में देखा था। उन चारों टाइप्स में, जो चारों टाइप्स में हमने शुरू में इंट्रोडक्शन में लिखा था, उसमें कहीं भी वायरस का तो नाम ही नहीं था। तो उसका नाम जो नहीं था वायरस का, उसके पीछे रीज़न है, तो वो हम आगे बढ़ेंगे। वैसे बता दे रहा हूँ अभी कि वायरस को जो है तो ऐसे लिविंग क्रिएचर्स में, जो नॉर्मल लिविंग क्रिएचर्स होते हैं उनमें जो है थोड़ा सा कैटेगराइज नहीं करते हैं। खास करके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में कैटेगराइज इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि ये कभी भी इंडिपेंडेंटली जो है ये जी नहीं सकते। इनको जो किसी न किसी के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता है। और बाकी सारे जो हमने कैटेगराइज किए हुए हैं वो इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। वो अपना भोजन खुद से क्या कहते हैं, भोजन की तलाश कर सकते हैं, खुद से वो सारा कुछ कर सकते हैं। उनको किसी के ऊपर डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, किसी दूसरे के बॉडी में रहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मतलब दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी इनकी नहीं होती है। एक तरीके से ये वो पैरासाइट्स की तरह रहना पसंद नहीं करते हैं। और वायरसेस जो होते हैं ये पैरासाइट की तरह ही रहते हैं। पैरासाइट मतलब जिनको जो है दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता है अपने भोजन के लिए, अपने खाने पीने, अपने जो है रहने के लिए, सारे काम करने के लिए वो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट जो होते हैं उनको पैरासाइट बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव। इसमें एक पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है, इसको मैं एक बार पढ़ लेता हूँ। लिखा हुआ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में बी सिंगल सेल्ड लाइक बैक्टीरिया, सम एल्गी एंड प्रोटोजोआ और मल्टीसेलुलर सच एज एल्गी एंड फंगी. They can survive under all types of environment ranging from ice cold climate to hot springs and desert to marshy lands. They are also found inside the bodies of animals including humans. Some microorganisms grow on other microorganisms while others exist freely. Microorganisms like amoeba can live alone while fungi and bacteria may live in colonies. तो माइक्रोऑर्गेनिजम्स के बारे में सबसे पहली बात ये बोल रहा है कि सिंगल सेल्ड हो सकते हैं. सिंगल सेल्ड मतलब एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ और सिर्फ एक सेल से बना हुआ हो. उसका एग्जांपल क्या है? बैक्टीरिया एंड एल्गी एंड प्रोटोजोआ. सम एल्गी, सारे के सारे नहीं. तो सिंगल सेल क्या होता है? एक सेल जो सिंगल सेल्ड होता है, जो एनिमल्स का जो सिंगल सेल होना चाहिए, उसमें क्या है? एक न्यूक्लियस है. न्यूक्लियस, उसका सबसे आउटर में एक सेल मेम्ब्रेन है. सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में क्या है? साइटोप्लाज्म है. और न्यूक्लियस के अंदर सारा का सारा मेन काम हो रहा है. तो जो साइटोप्लाज्म है वो थोड़ा सा जेली लाइक कुछ सब्सटेंस है. ठीक है. तो सेल मेम्ब्रेन क्या कर रहा है? इसको जो है कवरिंग एक तरीके से दे रहा है पूरे के पूरे अंदर के सेल को. सेल का सबसे मेन पार्ट कौन सा? न्यूक्लियस. ठीक है. तो ये है एक सिंगल सेल. और ऐसे कई सारे सेल्स जब हो जाते हैं वो मल्टी सेलुलर हो जाते हैं. अगर कोई ऑर्गेनिज्म में सिर्फ और सिर्फ एक सेल हो. हमारा जो बॉडी कई सारे, पता नहीं कितने लाखों अरबों सेल से मिलकर बना होगा. ठीक है. तो मल्टी सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में कौन कौन से आ गए? कुछ एल्गी, देखो कुछ एल्गी जो है सिंगल सेलुलर हैं और कुछ एल्गी जो है वो मल्टी सेलुलर भी हैं, एंड कुछ फंगी. और इसके बाद कह रहा है कि ये जो है जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ज़रूरी नहीं कि इनको जो है बिल्कुल स्पेशल कंडीशन चाहिए, बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन चाहिए कि थोड़ा सा ज़्यादा धूप हो गया तो फिर ये ख़त्म हो जाएंगे. हर तरह के इन्वायरमेंट में रहने के लिए अलग अलग तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं. ठीक है. तो हर तरीके के इन्वायरमेंट में ये रह सकते हैं. एक्सट्रीम कोल्ड में भी रहने वाले कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिल जाएंगे. एक्सट्रीम हॉट टेम्परेचर में भी रहने वाले बहुत सारे मिल जाएंगे. बहुत सारे नहीं, मतलब ऐसे कंडीशन जो एक्सट्रीम कंडीशंस होते हैं, या फिर एक्सट्रीम कोल्ड और एक्सट्रीम हॉट, ऐसे कंडीशंस में भी कुछ रहते हैं. और वो उस वेदर के अकॉर्डिंग अपने आप को जो है ढाल लेते हैं, अपने आप को जो है अपने अंदर कुछ म्यूटेशन वगैरह करते हैं, जिसकी वजह से वो एडवर्स कंडीशन में या वर्स कंडीशन में, जो एक्सट्रीम कंडीशंस हैं उनमें भी सर्वाइव कर लेते हैं. ठीक है. उसके बाद कह रहा है कि ये कहाँ पे? इनसाइड एनिमल्स बॉडी में भी ये रह सकते हैं और ह्यूमंस में भी रह सकते हैं. जैसे हम सबको पता है कि हमारे बॉडी के अंदर भी बहुत सारे ऐसे हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमारे बॉडी में डाइजेशन में भी हेल्प करता है. ठीक है. Microorganisms like amoeba can live alone while fungi and bacteria may live in colonies. अमीबा जो है अकेले रहना पसंद करते हैं और फंगी और बैक्टीरिया कभी भी अकेले नहीं रहते हैं, ये झुंड में रहना पसंद करते हैं. ठीक है. तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू.